साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए संपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा और उन टॉप एमसीक्यूज की बात होगी जो कि कभी न कभी किसी परीक्षा में, खासतौर से एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनके इस जीडी की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। उन क्वेश्चंस की बात होगी और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आठवीं क्लास है। इसके पहले 7 क्लासेस आ चुकी हैं एसएससी जीडी के लिए। उम्मीद है आपने देखा होगा। टॉपिक्स और कंटेंट की बात करें तो सारे टॉपिक्स हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, फोक डांसेस, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, ये सारे जनगणना से, योजनाओं से सारे कंटेंट जो है टॉपिक्स हुए कवर किए गए हैं जो कि लगातार परीक्षा में आते रहे हैं। इसलिए देर न करते हुए ये प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? विच इज़ द इनिशियल ब्रांच ऑफ इंडियन फिलॉसफी? सांख्य, न्याय, योग, चार्वाक। इनमें भारतीय जो ये दर्शन है इनमें प्रारंभिक शाखा, सबसे पहली शाखा कौन है? तो ये आप चित्र में देखेंगे सांख्य दर्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सांख्य दर्शन पहला दर्शन है भारत का। सांख्य दर्शन बताता है कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति से हुई है। लेकिन चौथी शताब्दी में इसमें थोड़ा सा चेंज आता है और यह प्रकृति व पुरुष दोनों को कारण मानने लगा। किसका? संसार का कारण मानने लगा। पुरुष को भी, पुरुष यानी भगवान को भी। पहले प्रकृति को मानता था। सांख्य दर्शन। मोक्ष की प्राप्ति का साधन ज्ञान है, यह सांख्य दर्शन की मूल धारणा है। भारतीय जो दर्शन है, 6 दर्शन, उनके प्रणेताओं के नाम अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इनको याद रखिए। एक प्रश्न रहता है इसमें से। तो सांख्य दर्शन जो कि सबसे पुराना दर्शन है, उसका नाम है, उसके प्रणेता हैं कपिल। योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, जिनको उलूक भी कहते हैं। न्याय के गौतम, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के वादरायण, ये प्रमुख दर्शनों के, भारतीय दर्शनों के प्रणेता लोग हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के एवज में आपको इतने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। आगे और भी एक प्रश्न के सापेक्ष बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसलिए उम्मीद है कि आप को यह बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए जीडी की परीक्षा के लिए। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, धैर्य से देखिए, पूरी वीडियो देखिए और लाइक कर दीजिए। और समाधान द सॉल्यूशन जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो देखिए, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस में शामिल कौन नहीं है? तो इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और सूडान, ये जो देश हैं इनमें सूडान शामिल है। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि आप, अफ्रीका का सींग इसलिए कहा जाता है, इसका सींग के आकार का है। आप इधर से देखेंगे, ये देखिए, ये सींग के आकार का है, इसको अफ्रीका का सींग कहा जाता है। इसमें 4 देश आते हैं। तो इथोपिया पहला तो है। तो इथोपिया कहाँ दिखा? ये है, ये इथोपिया है। फिर इरिट्रिया है, ये भी है। सोमालिया, ये है, सोमालिया है। एक चौथा है जिबूती। ये इन 4 देशों से ये जो सींग बनी हुई है, ये इस तरह से ये सींग बनी है। तो ये 4 देश हैं, इसमें ये सूडान शामिल नहीं है। यही है। इथियोपिया की बात करें तो राजधानी है आदिश अबाबा, आदिश अबाबा है, आदिश अबाबा। ये इरिट्रिया का आसमारा, सोमालिया का मोगादिशु और जिबूती का जिबूती ही राजधानी है। इनको याद रखेंगे। और ये जो है अफ्रीका की सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं देश, क्योंकि ये सींग के आकार का, इस तरह से, जैसे सींग होती है ना, ये इस तरह से आकार बनाते हैं। ये तो बात सींग की हो गई। स्वर्णिम अर्धचंद्र, एक नया फ्रेज आता है, गोल्डन इरेसेंट किसको कहते हैं? इसमें देश आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये तीनों देश आते हैं। और ये अफीम उत्पादक देश हैं, इसलिए इसे स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी गोल्डन क्रेसेंट भी कहा जाता है।
बेनिलिक्स देश किसे कहते हैं? इन देशों के जो समूह हैं, इन समूहों के एक नाम दिए गए हैं। तो बेनिलिक्स देश किसे कहते हैं? इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेनीलिक्स, देखिए बेनीलिक्स है, बेनीलिक्स लग्जमबर्ग। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, एसबीआई की स्थापना तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ये प्रश्न आते हैं, इनको सबको ध्यान से देखेंगे। आईसीआईसीआई की बात करें तो जनवरी 1955 में। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की बात करें तो सितंबर 1956 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी बात करेंगे तो ये 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जो कि कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है देश की, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसके बाद कृषि के ऋण क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना जो है अप्रैल 1990 में हुई थी। तो ये लघु उद्योगों का सबसे लीडिंग बैंक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो फैक्ट्स देख रहे हैं, ये प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इनके पूछे जाने की संभावना पूरी है। इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करेंगे तो क्या ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या 3 दिसंबर को, क्या 10 दिसंबर या 24 दिसंबर को? ये जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। कुछ दिसंबर में मनाए जाने वाले जो है अन्य डेज की बात करेंगे, दिवसों की बात करेंगे तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, ये बड़ा पॉपुलर है, आप जानते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, इसको याद रखिए, प्रश्न पूछा गया है। 4 को नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये भी याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, इधर हाल की परीक्षाओं में काफ़ी पूछा गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो याद रखिए, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोनों परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट इन द हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को? तो कौन शामिल नहीं है बताना है। तो कालका शामिल है, नीलगिरी, ये रेलवेज की बात कर रहा है तो कालका रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग शामिल है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अगेन द राइट आंसर। खड़गपुर रेलवे जो है शामिल नहीं है। आप देखेंगे कि कुल भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या है 43। इसमें 35 है सांस्कृतिक और 7 हैं प्राकृतिक। ये याद रखिए, तीनों डाटा याद रखिएगा। इसमें कुछ भी पूछेगा, कितने स्थल हैं, सांस्कृतिक कितने हैं और प्राकृतिक कितने हैं। मिश्रित एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि एक है इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है। पर्वतीय रेलवे 3 हैं, जो कि इसके पहले आपने देख लिए तीनों। सबसे ज़्यादा जो है स्थल के लिहाज से भारत 6ठे स्थान पर है, यानी विश्व विरासत स्थल पूरे विश्व में जो है उनकी संख्या के लिहाज से देखेंगे तो भारत 6ठे स्थान पर है। कुल 43 हैं कुल। यह है 6वां प्रश्न। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट? तो शुद्धि मूवमेंट्स का समर्थन किसने किया? ये दयानंद सरस्वती जी हैं। इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया और उसके प्रणेता थे कौन? दयानंद सरस्वती जी, संस्थापक दयानंद सरस्वती। 1975 बम्बई में इन्होंने, तत्कालीन बम्बई में इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये याद रखिएगा, खूब प्रश्न आता है। शुद्धि आंदोलन क्या था? इसमें धर्म परिवर्तित, जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो गया था मुगलों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए चलाया गया आंदोलन था। नारा इन्होंने दिया था आर्य समाज ने और दयानंद सरस्वती जी ने, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद इनका मुख्य कॉन्सेप्ट का मुख्य अंग था, वेदों की ओर लौटो।
भारत भारतीयों के लिए है, ये भी इनका नारा था। सत्यार्थ प्रकाश, ये सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है आर्य समाजियों की, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित। तो ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी थे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ये मूल अधिकार कौन सा है? तो क्या ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार? देखिए ये और ये तीनों सबको प्राप्त हैं, सारे कोई भी नागरिक हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको नहीं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कोई भी बाहर से आके ऐसा जो है अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उसके लिए पाबंदियां होनी ही चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वाक स्वतंत्रता ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम उन्मूलन, ये दोनों प्रश्न दोनों रूपों में आता है। बाल श्रम उन्मूलन या शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 24। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत प्रश्न आता है, अनुच्छेद 32 में है। और संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, इसी को किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा यही अधिकार करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा, ये ज़्यादा इसलिए जाना जाता है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। किसे? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार की बात करें तो ये वैधानिक अधिकार है, पहले ये मूल अधिकार था। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, और इनकी कुल संख्या आप कितनी है? 6 है। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार अब हट गया है। 8वां प्रश्न, यमुना की सहायक नदियों में से सबसे पश्चिम में कौन है? पश्चिम से देखेंगे तो क्या चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, इनमें से? आप इस चित्र में देखेंगे आपको पता चलेगा, ये लाइन से हैं चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। तो देखिए ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो सबसे पश्चिम में कौन है? चंबल है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये बिल्कुल लाइन से है, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। तो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन ये लाइन से भी है, कभी कभी पूछ लेता है। 4 ऑप्शन देंगे और ये पूरा एक सीरीज से पूछेगा, सीरीज इधर उधर करके कर देगा, तो आप याद रखिए ये सही सीरीज। यमुना जो है, यमुनेत्री हिमानी से निकलती हैं और प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती हैं, और यहाँ से गंगा को, इधर से गंगा, इधर से यमुना, बीच में प्रयागराज है। यहाँ संगम है, त्रिवेणी संगम इसको कहते हैं, त्रिवेणी संगम है। यहाँ से गंगा को आगे निकला हुआ माना जाता है, आगे जाके बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती हैं, गंगा बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यमुना यहीं ठप हो जाती है, यहीं तक यात्रा होती है यमुना की। कहाँ से? यमुनोत्री से प्रयागराज तक। नेक्स्ट, बिकमिंग बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत चर्चित, की लेखिका कौन है? हु इज द राइटर ऑफ बिकमिंग? तो दिस लेडी, ये कौन है? मिशेल ओबामा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी, अमेरिका के राष्ट्रपति। कुछ और देख लीजिए इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स, जैसे डॉलर बहू, ये खूब प्रश्न आता है, सुधा मूर्ति की है। झुम्पा लाहिड़ी की है द लोलैंड। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और सब परीक्षा में आई हैं, तो इसलिए यहाँ इस पर शामिल किया गया है इस प्रश्न में जो है। और नाम से के तीसरी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, और इसी के लिए इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए क्या है? पुलित्जर पुरस्कार 2000 में, सन 2000 में झुम्पा लाहिड़ी को मिल चुका है। हिलेरी क्लिंटन की प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट हैपेंड, खूब आता है परीक्षा में, याद रखें। अमृता प्रीतम बहुत बड़ी उपन्यासकार। पिंजर उपन्यासकार, पिंजर बहुत फेमस रहा इनका। अज आखा वारिस शाहनू, ये भी इनका प्रसिद्ध है। तो ये इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स को, उनके ऑथर्स को याद रखेंगे। 10वां प्रश्न, 10th क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? विच रिवर इज इन इंडिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट? तो देखिए ये जो है कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, नोयाल में दामोदर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। दामोदर जो है इधर आके बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, दामोदर को कहा जाता है जैविक मरुस्थल। और कुछ और देखेंगे, दामोदर जो है दामोदर ही है जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल डेजर्ट क्या है, क्यों है? जल प्रदूषण के कारण इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है।
ये भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से है। जैविक मरुस्थल ये जो है ये गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 जो किलोमीटर की दूरी है, इसी बीच में इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो नालों से और जो अपशिष्ट होता है सिटीज़ का, वो पूरा आके बहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बाढ़ के कारण बहुत उपद्रव मचाती है। कोसी बिहार का शोक कहे जाते हैं। ये दोनों शोक वाले इसको याद रखिएगा, बिहार का शोक कोसी और बंगाल का शोक दामोदर। गंगा को वर्ग डी में रखा गया है। डी का अर्थ यह है कि एक प्रदूषित नदी है जिसका न जल नहाने योग्य है और न पीने योग्य है, इसलिए गंगा, ये सारा क्यों हुआ है, वही जो शहरों का जो अपशिष्ट है बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे गंगा में गिर रहा है, बिना STPs के थ्रू नहीं जा रहा है, ट्रीटमेंट बिना हुए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइंग क्रिएचर्स डज नॉट कम अंडर द बर्ड कैटेगरी? तो ये कौन है? ये चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो है बर्ड्स में नहीं आता, बाकी तोता, कौवा, चील ये सब आते हैं। आता है किस कैटेगरी में? ये जो है बंदर, कंगारू, शेर, चूहा, ये जो है ये आता है मैमेलिया वर्ग में। कबूतर, शुतुरमुर्ग, कौवा, मोर ये सब एवीज पक्षी वर्ग में आते हैं। इनमें अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाता है, ये आपने देखा भी होगा। जैसे मोर है तो ये पंखे, इनके पंखे बन जाते हैं आगे वाले पैर में, और कंकाल हल्का और मुंह पर चोंच आ जाती है, तो इनको आपने देखा भी होगा। दुग्ध उत्पादन करने वाला पक्षी जो है कपोत या कबूतर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दूध उत्पादन करने वाला कौन सा पक्षी है, तो वह है कबूतर। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, अच्छा कबूतर क्या है, आपने देखा जो इसकी ये होती है चोंच से इधर, ये वाला कंठ जो होता है ना, यहाँ थोड़ा मोटा होता है नीला, यही कबूतर के जो है यही जगह, इसी जगह जो है द्रव टाइप का होता है, जिसे दूध कहा जाता है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी जो है ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग है। पैरों में केवल इसके 2 उंगलियां पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये है राजकोषी घाटे में 12वां प्रश्न है, राजकोषी घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होगा? अच्छा ये प्रश्न बहुत आया हुआ है कि राजकोषी घाटे में से यानी फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज भुगतान जो है इंटरेस्ट पेमेंट घटा देने पर क्या मिलेगा? ये प्राइमरी डेफिसिट आता है, यानी प्राथमिक घाटा आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको याद रखिएगा कि राजकोषी में से ब्याज भुगतान घटाएंगे तो प्राइमरी घाटा आएगा, तो प्राथमिक याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आया हुआ है। कुछ और घाटों की बात कर लेते हैं। तो माल के आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर है उसको कहते हैं सीमा शुल्क, ये तो शुल्क की बात हो गई। बजट घाटा जो है कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय निकाला जाता है, और राजस्व घाटा में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, दोनों में अंतर ये है कि ये कुल व्यय है और कुल प्राप्तियां, जितना मिलता है जितना खर्च होता है। राजस्व में केवल रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू यानी जिससे रेवेन्यू वो इनकम होती है जिसको देना नहीं पड़ता, जैसे टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है, तो इसको वापस थोड़ी करना पड़ेगा लोगों को जिसने टैक्स दिया है, इस तरह से। तो वो जो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब ये है कि टैक्स कितना मिला और कितना खर्च हो गया। राजस्व व्यय ज़्यादा हो गया तो डेफिसिट निश्चित हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, इनकम से की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा, तो वही। 13वां प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला संगीतकार कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन म्यूजिशियन ऑब्टेनिंग द ग्रैमी पुरस्कार? ये प्रश्न कितनी ही बार कई परीक्षाओं में आया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तन्वी शाह जो है वो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, इंडियन वुमन है। ये जय हो गीत के लिए इनको मिला था। ग्रैमी पुरस्कार का प्रारंभ की बात करें तो 1959 में प्रारंभ हुआ। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता पंडित रविशंकर थे। 1968 में इनको मिला था। एल्बम था वेस्ट मीट्स ईस्ट। तो प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता पंडित रविशंकर, और प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो तन्वी शाह।
और ये भी आता है एल्बम, याद रखिएगा, वेस्ट मीट्स ईस्ट, पंडित रविशंकर का 1968 में मिला था इनको। ग्रैमी अवार्ड की बात करें 2024 की, 2024 की वर्तमान की, तो जाकिर हुसैन को मिला सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए, और 3 अवार्ड इनको मिले थे, ये याद रखिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। राकेश चौरसिया को, जो कि बांसुरी वादक हैं, इनको 2 अवार्ड मिले थे। इस तरह से कुल 5 अवार्ड मिले हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है ग्रैमी अवार्ड 2024, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, इस जो है वीडियो की क्लास की आधी यात्रा पूरी हो चुकी है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अमृतसर शहर किसने बसाया? हु एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर को किसने बसाया था? गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। देखिए, अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दी गई, जिस पर अमृतसर शहर गुरु रामदास ने बसाया। गुरु नानक देव की बात करेंगे तो 1469 से 1539 तक रहे, और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अंगद देव की बात करेंगे तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था। और गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करवाया था, जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारत में 2022-23 के लिए बहुआयामी निर्धनता कितनी आकलित की गई है? देखिए, बहुआयामी निर्धनता से खूब प्रश्न इधर आते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फॉर इंडिया 2022-23 के लिए, तो ये आकलन इसका जो किया गया है वो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 11.28%। इसकी बात करेंगे, देखिए 3 मापदंड होते हैं, एक हेल्थ होता है, दूसरा एजुकेशन और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। इन्हीं तीनों के आधार पे आकलन किया जाता है, और बाकी जो उप मापदंड भी और सारे इधर से हैं। 3 ये याद रखिए, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। 11.28% है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ये नीति आयोग द्वारा बनाया जा रहा है इस समय। आयाम क्या है? वही 3 चीज़ें, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के अभाव इसमें देखे जाते हैं। यदि अभाव है तो गरीबी मानी जाती है। बहुआयामी निर्धनता से सर्वाधिक लोग बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश से 5.94 करोड़ लोग इससे बाहर निकले हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 का किसने जारी किया? तो आप बताएंगे कि विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF ने। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा मैनेजमेंट की बात करें, आउटलुक, ये 2024 ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024, इसको किसने जारी किया है? तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी केंद्र UNEP ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कब किया? तो चंपारण, असहयोग, खेड़ा और अहमदाबाद हड़ताल। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। पहली बार महात्मा गांधी द्वारा भूख हड़ताल की गई अहमदाबाद की हड़ताल में, बहुत बड़ी हड़ताल थी, पूरे देशव्यापी थी। सत्याग्रह का ये दूसरा प्रयोग था। तो आप जानते हैं इसका पहला प्रयोग कब हुआ था? प्रथम प्रयोग पूछे सत्याग्रह का तो चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। 3 कठिया पद्धति उस समय लागू हुई थी। 3 कठिया मतलब ये होता है कि 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी, इसे 3 कठिया कहा जाता था। और इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। इसके पहले उनको महात्मा गांधी नहीं कहा जाता था, यहीं से महात्मा गांधी की शुरुआत हुई थी। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे आप। और एक और प्रश्न आता है इससे संबंधित चंपारण से, कि उनको चंपारण आने के लिए कौन आग्रह किया था, बुलाया था? तो आप बताएंगे राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ये भी इनका नाम याद रखेंगे। दूसरा प्रयोग जो सत्याग्रह था वो भूख हड़ताल के रूप में हुआ, अहमदाबाद की हड़ताल के रूप में। कॉटन मिल मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल किया उन्होंने, सफल अनशन किया, और यह भारत के प्रथम भूख हड़ताल है, 1918 में यह हुई थी। गांधी जी का प्रथम जन भाषण की बात करूं तो वाराणसी में हुआ था, ABHU का उद्घाटन का अवसर था, उसमें इनको बुलाया गया था 1916 में।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम जो है रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह था। ये 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसमें देशव्यापी हड़ताल, और इसी के बाद इसी को जलियांवाला बाग कांड का कारण भी माना जाता है, याद रखिएगा। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन की बात करेंगे। प्रथम साहसिक कदम तो रॉलेट एक्ट था, लेकिन प्रथम जन आंदोलन, क्योंकि रॉलेट एक्ट में लोगों की भागीदारी नहीं थी। जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था जिसमें लोगों ने भाग लिया, और कैसरे हिंद की उपाधि इसमें जो है वापस कर दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। 17वां प्रश्न, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट। लगता ब्लू है लेकिन ये ग्रीन प्लैनेट है। तो अरुण, वरुण, मंगल और शनि। तो वरुण यानी नेपच्यून को हरा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ और फैक्ट्स देखें। वरुण जो है ये हरा ग्रह होता है, ये मीथेन की उपस्थिति के कारण, और इसका उपग्रह है टिट्रान। पृथ्वी है नीला ग्रह क्योंकि वहाँ से नीली दिखती है अंतरिक्ष से। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, और इसके कुछ उपग्रहों के नाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिए उपग्रह जो है फोबोस, डिमोस है, और इस पर एक ज्वालामुखी प्रसिद्ध है ओलिपस और मेसी, इसका भी आता है, नाम पूछा जाता है। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है ये पीला ग्रह कहा जाता है। शनि के उपग्रह का नाम है टाइटन, ये भी खूब पूछा जाता है। शुक्र जो है भोर और सांझ का तारा दोनों कहा जाता है। इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकदार पृथ्वी से दिखता है। अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। देखिए ये सब ग्रहों के उपनाम हैं, तो इनको याद रखेंगे। अरुण जो है लेटा हुआ ग्रह है और इसका उपग्रह है टाइटेनिया। तो इतने फैक्ट्स आप ध्यान से पढ़ लीजिए। 18वां प्रश्न है, 18th क्वेश्चन, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो विदेशिया की बात करेंगे तो क्या ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये झारखंड का लोक नृत्य है विदेशिया। झारखंड के अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो सरहुल तो बहुत परीक्षा में आता है, छऊ, ये दोनों को ये बिल्कुल रट लीजिएगा। उत्तराखंड के लोक नृत्य में गढ़वाली, कुमायूं, थाली, झोरा, चपादी ये सब आते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में टपाली, पंडवानी और कर्मा आता है। राजस्थान में 13 ताली या 13 ताली इसी को कहते हैं। ये लोक नृत्यों की बात करें तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है? देखो बिजली से ध्वनि बनाने का काम कौन करता है? लाउड स्पीकर। सो ऑप्शन नंबर ए सही है। बिजली से ध्वनि पैदा करता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन का काम क्या है? ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत सेल का क्या काम है? रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। सितार क्या करता है? यांत्रिक, तार छेड़ते हैं तो उसमें ध्वनि निकलती है, तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि में परिवर्तन। और मोमबत्ती जो है रासायनिक क्रिया से ऊष्मा या प्रकाश में परिवर्तन होता है, आप जानते हैं। केमिकल होता है, उसी को जलने लगता है, उसमें प्रकाश निकलता है। बल्ब क्या काम करता है? बिजली से प्रकाश पैदा करता है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये गलत इक्वेशन नहीं होगा, बिजली से प्रकाश पैदा करेगा। माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में। भाई माइक्रोफोन पर जब आप बोलेंगे तो ध्वनि आप देंगे उसको, वो बिजली में कन्वर्ट करेगा और बिजली से लाउड स्पीकर के थ्रू जाके फिर से ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह से होता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर सत्यशोधक समाज? तो ये थे, बहुत बड़ा नाम, और ख़ास तौर से दलित वर्ग के उत्थानकों के रूप में सबसे बड़े नाम हैं। कौन? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ये 1873 पुणे में इन्होंने इसकी स्थापना की। उद्देश्य एक था शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन, पाखंडों से निम्न जातियों की रक्षा पर बल और दलितों का कल्याण, ये प्रमुख उद्देश्य थे। ज्योतिबा फुले इन्होंने लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल प्रारंभ किया 1848 में, बहुत पहले। आधुनिक भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा स्रोत की बात करेंगे तो यरमाबाई रानाडे थी। प्रसिद्ध इनकी पुस्तक किसकी? ज्योतिबा फुले की। ये गुलामगिरी, तो बहुत प्रश्न आया है, तो गुलामगिरी के रचयिता लेखक कौन है? तो आप ज्योतिबा फुले को बताएंगे, रट लीजिए, बहुत आता है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी इनकी पुस्तक है।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये बी आर अम्बेडकर की है। नव बौद्धवाद, ये बी आर अम्बेडकर के बारे में बात हो रही है। नव बौद्धवाद या नियो बुद्धिज्म के प्रतिपादक थे और नवायान नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय की भी इन्होंने स्थापना की थी। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, ओपेक ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक सिचुएटेड? तो इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, वियना में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ओपेक का कार्यालय हेडक्वार्टर वियना में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक। स्थापना बगदाद सम्मेलन में हुई थी 1960 में। एपेक और ओपेक, देखिए ओपेक और एपेक एपीईसी ये दोनों लगभग सेम दिखते हैं लेकिन हैं अलग। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये है सिंगापुर में, ठीक है। एपेक ओपेक का कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का वियना में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है, फोल्डेड। ये इस तरह से रहे तो जान लीजिए फोल्डेड, तो वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्डेड है। ये वे पर्वत हैं जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से भूपर्पटी पर वलय बनने के कारण हुआ। आंतरिक शक्तियों क्या है? इधर से भी प्रेशर पड़ा, तो ये पूरा ये था, ये इस तरह से हो गया ऐसे, तो इस तरह से क्या हो गया? ये वलित हो गया, फोल्ड हो गया प्रेशर के कारण। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार इनका निर्माण भूसंनदियों में जमे अवसादों के दो प्लेटों के आपस में करीब आने से हुआ, यही, और सिकुड़ गए और सिकुड़ के बाद सिलवटों के रूप में हो गया, इस तरह से ऐसे हो। टर्शियरी युग में बने पर्वतों की बात करें तो हिमालय और आल्पस ये पर्वत हैं टर्शियरी युग के पर्वत, इनका निर्माण उस युग में हुआ था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, लोकसभा के 17 अवसान का अधिकार किसे है? तो लोकसभा के 17 अवसान का अधिकार जो है, सत्र का अवसान, देखिए स्थगन करे तो लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन सत्र का अवसान करे तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करेगा या उसका अवसान करेगा, बुलाएगा सत्र को और उसको ख़त्म करेगा, ठीक। तो प्रोरोगेशन जिसको कहेंगे करेगा, लेकिन एडजर्नमेंट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, एडजर्न करेगा, उसको कुछ देर स्थगित करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष, और प्रोरोगेशन जो करेगा सत्र अवसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। लोकसभा भंग भी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है स्थगित की ओर करेगा, एडजर्नमेंट कर सकता है, न कि सत्र को जो है क्या सत्र अवसान नहीं करेगा, बल्कि केवल एडजर्न कर सकता है, स्थगित कर सकता है। 24वां प्रश्न है, इसके बाद एक अंतिम प्रश्न बचेगा। पुस्तक एन अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है? देखिए सुटेबल बॉय तो आप जानते हैं विक्रम सेठ, एन अनसुटेबल बॉय के लेखक ये हैं, कौन है ये आप जानते हैं? करण जौहर, प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक फिल्मों के। तो करण जौहर ने एन अनसुटेबल बॉय लिखा, और ये क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। अब अ बॉय, अ गर्ल, एन इक्वल म्यूजिक, बीस्टली टेल्स, द गोल्डन गेट, ये विक्रम सेठ के इतने महत्वपूर्ण सारी पुस्तकें हैं, याद रखिए। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये है प्रियंका चोपड़ा का। माय यमी यमी मम्मी गाइड, ये है करिश्मा कपूर। द प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर। मिसेज फनी बोन्स, ट्विंकल खन्ना। द मॉडर्न गुरुकुल, सोनाली बेंद्रे। इन सितारों की, एक्ट्रेस और एक्टर्स की के द्वारा लिखी ये किताबें हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं करवाया गया? या कि 3 करवाए गए हैं, एक नहीं, जो नहीं है वो कौन सा है? 2.5 दिन का झोपड़ा इसी का है। कुतुब मीनार भी इसने करवाया, कुतुबुद्दीन ने ही। कुब्बतुल इस्लाम मंदिर का निर्माण करवाया, सो अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर डी है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था, बल्कि किसने? अलाई से अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। पूर्व का संस्कृत विद्यालय था पहले, बाद में ये पूर्व का जो विद्यालय था संस्कृत विद्यालय, इसको विग्रह राज द्वारा निर्मित करवाया गया था। ऐबक ने ऊपरी भाग तोड़कर क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है।
कुतुब मीनार जो है ये 2-3 लोगों ने मिलकर बनवाया। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया, मरा। उसके बाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। फिर फिरोज तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। असल में हुआ ये था कि चौथी मंजिल जो है डिस्टर्ब हो गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसका जो है वो क्या करवा रहा था, फिरोज शाह ने, तुगलक ने उसको जो है मरम्मत करवाई और मरम्मत के साथ एक जो है मंजिल और बनवा दिया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश व अलाउद्दीन ने इसमें मरम्मत करवाई, रिपेयर करवाया था। मेहरौली का लौह स्तंभ, इस पर प्रश्न आया है कि लौह स्तंभ के प्रांगण में जो है ये है और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये मेहरौली जो स्तंभ है, लौह स्तंभ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और इसी प्रांगण में है। किसमें? कुब्बतुल इस्लाम के मस्जिद के प्रांगण में है। ये याद रखिएगा। तो आपने देखा कि कुल 25 प्रश्न आपने पढ़े हैं प्रश्नों की संख्या के लिहाज से, लेकिन आप यदि कुल प्रश्नों के उत्तरों के लिहाज से देखेंगे तो आप फिर से 150 प्लस प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको मिलेंगे। इसलिए आप एक बार 2 बार इसको ध्यान से देखिए और इसके पहले जो 7 वीडियोज़ आई हुई हैं, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियोज़ आप देखेंगे और लगातार आप इन क्लासेस को देखेंगे तो आपका जीएस के पूरा तैयार हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है आपकी परीक्षा तक। तो बिल्कुल ध्यान से, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं 30 मिनट 35 मिनट के, इनको ध्यान से देखते जाइए, आपका कल्याण निश्चित है। और मैं प्रयास करूँगा कि आपको उत्तम क्वालिटी के जो क्लासेस हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, वो आपके पास लगातार पहुंचती रहें। नियमित अंतराल पर, रेगुलर इंटरवल पर आपको ये वीडियोज़, ये क्लासेस मिलती रहें। समाधान द सॉल्यूशन को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक शेयर ज़रूर करें जो जीडी की परीक्षा दे रहे हैं और मन से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।